मेहता समझा रहा है खन्ना को। ये प्रसंग आता है, मैं उसको रेखांकित करवाना चाह रहा हूं कि एक वृहत दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। वो आ गए क्या? ऊपर करूं ऐसे? ऐसे? ये कहाँ है काम करने का नशा था? हम्म। तुमको ही नहीं मिल रहा? और ऊपर करूं? तो बताओ फिर कहाँ है। मालती ने समीप आकर कहा। अभी और ऊपर है? इतनी ऊपर तो कैसे हो जाएगा यार। सही बात कह रहे हो। यहां आ जाओ। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था, इस पैराग्राफ में एक सवाल है। देखो, किसके बारे में बताया कि वो आधी रात को सोते थे, घड़ी रात उठ जाते थे, कैसा भी काम हो उसके लिए कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना और यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम में संगठन हो या किसी शादी का नवेद, सभी कामों के उसके लिए लगन थी, समय था। मेहता के बारे में आ रहा है ये। अब देखो, कई साल से एक वृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। एक बहुत बड़ा दर्शन का ग्रंथ कौन लिख रहे थे? प्रोफेसर मेहता। वैसे भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तो थे ही। देखो, इन्होंने हाल में ही क्या किया है, इन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में ये सिद्ध किया कि फसलें बिजली के जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीजें भी उपजाई जा सकती है। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वे इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। ये रेखांकित कर लो। और दूसरा, जो मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से देखकर कहा, यहां पर देखो हुआ क्या था कि क्या ये जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों को वेतन घटा दिया जाए? प्रॉब्लम क्यों हुई थी मिल में कि इन्होंने मजदूरों को वेतन जो है घटा दिया था, तो मिल में विद्रोह किया। आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि इसमें चौथाई कम करने से भी मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? ये देखो, यहां से रेखांकित करो। क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम करने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? मतलब एक चौथाई कम कर दिया था उसका, कि आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, मतलब कच्ची बस्तियों में, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप एक मिनट भी रह जाए तो आपको उल्टी हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी ना पहुंचेंगे। खाना वो वह खाते हैं कि आपका कुत्ता भी ना खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। ये कौन किसके बारे में कह रहे हैं? ये मेहता खन्ना के बारे में। एक चौथाई कम कर दिया, इसलिए मिल में मजदूरों ने विद्रोह किया। और ये विद्रोह करवाने में विशेष योगदान किसका रहा? मिर्जा खुर्शीद और ओंकार नाथ का। पिटे कौन कौन थे? तो मिर्जा खुर्शीद और गोबर, गोबर उसके साथ गया था। अब आगे आ जाइए, सीधा एक पन्ना आगे आ जाइए।
खन्ना ने मेहता की ओर देखकर कहा, शक्कर मिल की चिमनी यहां से साफ नजर आती थी, है ना। वैसे चिमनी से धुआं धुआं उठ रहा है, आग लग चुकी है। तो देखो, एक आदमी जो आकर क्या कह रहा है, खन्ना ने जोर से पूछा कि भाई कहां दौड़ जा रहे हो तुम लोग, अरे तेरी शक्कर मिल जल गई। एक आदमी ने रुक करके कहा, अजी शक्कर मिल में आग लग गई, आप देख नहीं रहे हैं। खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। ये क्या हुआ? और मालती दौड़ी हुई बंगले में गई, अपने जूते पहन आई। किसी के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। और अग्नि कितनी भयंकर लगी है, अग्नि के बारे में बताया है। ये देखो, धुआं धुआं छाया है, एकदम भाई की मिल जो है जल चुकी है, राख हो चुकी है। यहां पर थे हम। इसके बाद पूरा पन्ना निकाल दो आप पूरा पन्ना निकाल दो, एक दो पन्ने तक में कुछ भी नहीं है। एक नाम जरूर आता है कि मेरा नाम है चंद्र प्रकाश खन्ना, तो वो तो हम जानते ही हैं कि खन्ना का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। और देखो, बैंक से 2 लाख रुपए लेकर के मिल में लगा दिए थे। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख रुपए का आदमी था, इसका तो सब जल गया। अब तो दिवालिया हूं, मुझे बैंक को 2 लाख देना और है। और जिस मकान में रहता हूं वह अब मेरा नहीं है, जिस बर्तन में खाता हूं मेरा नहीं है, सब बैंक निकाल देगा। 10 लाख की मिल जमी है, जली है। और 10 लाख तो आप जान रहे हो कि इस समय में क्या है, 300 300 400 400 रुपए की लड़ाई चल रही है यहां तो। मित्रों, पुरुष को धन का जब बहुत अहंकार हो जाता है तो वो 10-20 बातें अपनी पत्नी को सुना देता है, उसको अहंकार हो जाता है। लेकिन आज जब खन्ना के पास कुछ भी नहीं है तो भी गोविंदी उसके दुख में साथ खड़ी है और उसको समझाती है। ये देखिए, चंद्र प्रकाश खन्ना, तो खैर आप नाम जान ही गए हो कि इनका नाम चंद्र प्रकाश खन्ना है। याद रहेगा ना चंद्र प्रकाश खन्ना? कोई और प्रकाश कर दे, कभी कंफ्यूज हो जाओ। चंद्र प्रकाश खन्ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ भाई। मेरा नाम क्या है? हाँ, चंद्र प्रकाश खन्ना नाम है इसका। और गोविंदी ने एक क्षण सोफा, इससे पहले वाले पे आ जाओ, यहां आ जाओ। ये देखो आप, खन्ना के मन में ऐसा प्रबल ना रुकने वाला तूफानी आवेग उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े, उन्हें आंसू से धो दे। भारी गले से बोली, यहां पर ये हम तबाह हो गए। ये वही गोविंदी है जिसको ये बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। किसकी? किसकी? खन्ना की हालत है ये। उनकी किसके लिए आ रहा है? खन्ना सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए, उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र छीन हो जाने पर वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जो चाहता था कि ये मर जाए, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते थे,
वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल अबेली हुए उन पर वार कर रही थी, जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। अब ऐसी मनोदशा हो गई है। बड़ा घमंड था इसको रुपए पैसे पर, है बहुत घमंड करता था अपनी कोचिंग पर, मतलब अपनी मिल पर। अब जबकि मिल जल के राख हो गई, धरती पे आ गया, अब पत्नी अच्छी लग रही है। यही बात है भाई। इसलिए घरवाली तो घरवाली होती है, नहीं होती क्या? बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। चलो, और देखो मित्रों, और देखो, गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बिठा दिया। इसने कोमल स्वर में बोली, समझदार महिला है वरना बोलती रहे, बड़ा फुदकता था तू, आ गया औकात पर, चल हट कहीं का भिखारी। लेकिन नहीं, सुख दुख में साथिन होती है। गोविंदी ने उन्हें सोफा पर बिठा दिया और इसने कोमल स्वर में बोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, लाख गुना इंपॉर्टेंट करो, 1,00,000 इंपॉर्टेंट करो। क्यों करो? क्योंकि ऐसी बात कही है यहां जो टच करने वाली पंक्ति है। पूछ सकते हैं आपसे, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो धन के लिए जो सारे पापों की जड़ है? उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक ना एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। कि लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत ना मिलती थी, रिश्तेदारी में कहीं आते जाते नहीं थे, सुबह से शाम तक बस वहीं जाते थे। और अब जबकि तुम इससे मुक्त हो चुके हो, क्यों? समझो बात तो गहराई से। तुम्हें संबंधियों को पत्र तक लिखने की फुर्सत ना मिलती थी, पहले पत्र लिखे जाते थे 1936 में, तुम्हें आज रिश्तेदारों को फोन तक करने का समय नहीं मिलता है ना? जब हम काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते भी है, लेकिन मालूम चलता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, जिससे जीवन की खुशी मिलती है। 5 आदमी बोले, बैठे, बात करे, इधर आए उधर आए, इधर घूमे उधर घूमे, उनसे बात करे, सब खत्म हो जाता है। भाई समझा रही है इसको कि तू इतना बिजी रहता था, तेरे बच्चे तुझसे बात करने को तरस जाते थे। क्योंकि आजकल दुनिया धन की पूजा करती है और हमेशा करती आई है, करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी, कल उतनी भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदा करेगी, सलाम करेगी और तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। धन की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा कहां होती है? सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वह देखते हैं कि तुम क्या हो। अगर तुम्हें सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। क्यों मेहता जी, मैं गलत तो नहीं कहती हूं? मेहता जी तो तेरे पे वैसी लट्टू है, तू जो कहती है वो स्वर्णिम अक्षर है। समझ में आ गया तुमको? कितनी अच्छी पंक्ति यहां पर गोविंदी के द्वारा कहलवाई गई है। ये पूछ सकते हैं कि ये वाक्य क्या हौरी धनिया से कह रहा है या हीरा हौरी से कह रहा है? तो संदर्भ ध्यान रखना, जब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब इस उपन्यास में सबसे अधिक जिसका बिगड़ा है चंद्र प्रकाश खन्ना ही है। ये पूंजीवाद का प्रतीक है। इस उपन्यास में पूंजीवाद का नेतृत्व कौन करता है? चंद्र प्रकाश खन्ना। इस उपन्यास में जमींदार, यानी कि जो जमींदारी शोषण है, तो जमींदार ताल्लुकेदार, उसका नेतृत्व कौन करता है? राय साहब अमरपाल। और राय साहब अमरपाल और चंद्र प्रकाश खन्ना दोनों ही कांग्रेस के लीडर बने हुए हैं। कांग्रेस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जनता की, किसानों की हितैषी पार्टी होगी। आप प्रेमाश्रम उपन्यास पढ़कर देखो, प्रेमचंद का किसान जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मैंने जो 8-10 व्याख्यान दे रखे हैं ना गोदान पर, वो तुम सबको देखना जरूरी है। तुमको उपलब्ध करवा दिया है, मैंने डलवा दिया है।
उसमें गोदान के व्याख्यान मैंने डलवाए हैं जो मैंने कॉलेज प्रोफेसर में दिए हैं, जो बहुत गंभीर व्याख्यान है, उनको तुम एक बार सुनना। प्रेमाश्रम उपन्यास को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो भी ये जमींदार है और जो भी ये लोग ताल्लुकेदार है, ये कांग्रेस के विरोधी हैं। कौन? जमींदार लोग। जमींदार लोग कांग्रेस के विरोधी क्यों हैं? जहां जहां कांग्रेस की सभाएं होती हैं उन सभाओं को तोड़ देते हैं, सभाओं को नहीं होने देते हैं, क्योंकि जमींदारों का यह मानना था कि कांग्रेस किसानों की पक्षधर पार्टी है और किसानों का तो हम शोषण करके जिंदा है, यदि ये किसानों का पक्ष लेंगे तो हानि तो हमको ही होगी, इसलिए जमींदार कांग्रेस का विरोधी है। ये घटना 1922 में प्रेमाश्रम उपन्यास आया, लेकिन 1922 से लेकर 1936 तक में आप परिवर्तन देखोगे, और ये बहुत बड़ा कारण है कि प्रेमचंद का आखिरकार इस उपन्यास को लिखते समय गांधीवाद से मोहभंग क्यों हुआ, क्यों इसमें आदर्शवाद नहीं आ पाया, क्यों प्रेमचंद को लगने लगा कि अब किसानों की समस्या का कोई अंत नहीं है, आदर्शवाद भी उसका अंत नहीं कर सकता, ऐसा क्यों लगा प्रेमचंद को? उसका कारण यही है कि ये जमींदार ताल्लुकेदार जो पहले कांग्रेस के विरोधी थे, बदलते हुए समय को ये समझ गए, इन शुतुरमुर्गों ने जान लिया कि कांग्रेस का विरोध करने से लाभ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर इनका लीडर बन जाने से लाभ होगा। और वही हुआ कि जमींदार राय साहब कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस के लिए वो आंदोलन करता है, जेल में जाता है, और प्रेमचंद देख रहे हैं कि जिस पार्टी से किसानों का भला लेने की मैं उम्मीद पाले हुए था, अब वही जो किसानों का खून चूसने वाले ड्रैकुला हैं, वही जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे हैं, तो अब किसानों की समस्या का अंत कौन सी पार्टी करेगी? अब तो कांग्रेस से जो उम्मीद थी प्रेमचंद को, उस समय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी, बीजेपी वगैरह तो ये तो अब बनी है पार्टियां। तो अब प्रेमचंद का मोह भंग हो गया कि जब भक्षक वर्ग ही रक्षक बनने का ढोंग करेगा तो किसानों की समस्या का कोई अंत नहीं है। एक प्रेमचंद के वैचारिक बदलाव हुए, उसका एक बड़ा कारण तो ये था, वो देख रहे हैं कि अब कांग्रेस भी किसानों का भला करने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लीडर भी अब सामंत जमींदार हैं। दूसरी बात, प्रेमचंद ने 1936 तक आते आते इस सत्य को पाया कि उनको अभी तक यही लगता रहा कि जो किसान है वो जमींदारी शोषण से शोषित होते हैं, महाजनी शोषण से, उधार के ब्याज बट्टे से शोषित होते हैं। लेकिन 1936 तक आते आते प्रेमचंद इस सत्य को जान गए कि किसान का शोषण खुद किसान भी करता है। हौरी की गाय को हीरा ही मारता है, वह भी किसान है। किसान अपने आपसी मनमुटाव से भी शोषित होता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झूठी मर्यादाओं के पालन करने के लिए, समाज की परंपराओं का निर्वाह करने के लिए, दहेज देने के लिए, और भी तमाम कई प्रकार की जो मर्जाद वाली बात है उनको बनाए रखने के लिए किसान अनावश्यक कर्जा लेता है। धर्म और संस्कृति के नाम पर वह शोषित होता रहता है, और यह शोषण ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि किसान इस शोषण को अपना शोषण ही नहीं मानता है, इसको तो वो अपनी मर्जाद परंपरा का निर्वाह मानता है। इसलिए इस उपन्यास का नाम भी है तो गोदान, वरना इस उपन्यास का नाम महाजनी शोषण भी हो सकता था, जमींदारी अत्याचार भी हो सकता था, लेकिन संकेत उधर ही है कि गोदान, गाय, धर्म और संस्कृति का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा प्राणी है गाय, कि गाय पाने के लिए पूरा युद्ध चलता है। हौरी एक योद्धा है, एक युद्ध लड़ता है, इस युद्ध में वो हर कुछ करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी पड़ने पर बेईमानी करता है, अपनी गर्दन को दूसरों के पांवों तले दलवाता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबके अच्छा भला सोचता रहता है, अपने घर को बेचना पड़ता है, अपनी बेटी को बेचना पड़ता है, इस सब के बावजूद भी क्या वे जी पाता है? एक बड़ा सवाल यह है। इसलिए मित्रों, ये जो गोदान उपन्यास है, ये किसान की समस्या का कोई अंत नहीं दिखा रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि और उपन्यासों की भांति इस उपन्यास का भी आदर्शवादी अंत है? यदि अंत होता तो हौरी की समस्या का भी अंत होता। हौरी तो मर ही गया, हौरी तो बच जाता। जो किसान पूरे जीवन अपनी एक छोटी सी इच्छा कि मैं गाय पाल लूं,
उसको पूरी ना कर पाया, उसी से मरने के बाद गोदान की अपेक्षा करना भारी सांस्कृतिक शोषण को दिखलाता है। और ये वो सांस्कृतिक शोषण है जो जीते जी तो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता है, मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए यो तो प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम किसान जीवन पर पहला उपन्यास लिखा, कर्मभूमि 1932 किसान जीवन पर दूसरा उपन्यास लिखा, लेकिन किसान जीवन पर लिखा गया ये तीसरा अंतिम महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक उपन्यास जो कृषक जीवन का दस्तावेज माना जाता है, इसी नॉवेल को कहा जाता है कि गोदान अपने युग की सांस्कृतिक आलोचना का उपन्यास है। और सबसे मजेदार तो पहलू ये था कि एक धर्म धुरंधर के मुंह में हड्डी ठूंस दी। वो कोई सामान्य प्रसंग नहीं है। 1936 में एक ब्राह्मण के मुंह में एक चमार के द्वारा हड्डी ठुसवा देना कोई असाधारण प्रसंग है, साधारण प्रसंग नहीं है। तो मित्रों, ये बेचारी बहुत अच्छे से समझाती है कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, समझा दिया है। और समझाया है तो सोफा पे बिठा के समझाया है? पहले सोफा पे बैठ जा। और कितनी मलूक बात कही है गोविंदी ने, तुम दिल इतना छोटा क्यों करते हो धन के लिए, जो सारे पाप की जड़ है, गया तो जाने दो। उस धन से हमें क्या सुख था, झंझट ही था, झंझट। इसके बाद यहां बात चलती है, यहां खन्ना भी है, मेहता भी है, गोविंदी भी है, लेकिन गोविंदी ने विपक्षी, ये और देखो भाई, गोविंदी ने विपक्षी ने बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूं कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टला, अब कम से कम तुम मुझको समय दे पाओगे, मेरे बच्चों को समय दे पाओगे, अच्छा ही हुआ। सही है। अच्छा वाक्य रेखांकित करने का मन करता है कि नहीं करता? करता है, चलो बढ़िया है। फिर आगे पन्ना पलटो। इंपोर्टेंट अंश पढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं गोदान की रीडिंग भी हो गई है, फास्ट गति से रीडिंग कह सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं 29 पर, भाग 29। नौहरी पे आ गई, शहरी कथा घूम के अब ग्रामीण कथा पे आ गई, नौहरी पे आ गई। नौहरी उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है, उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंडोरा पीटेगी और जितना यश मिलेगा उससे ज्यादा ही पाने की कोशिश करेगी। अब पूरे गांव में डोलेगी कहती हुई, 200 रुपए दे दिए मैंने, 200 रुपए दे दिए। धनिया ने लपेट लिया, एक बार दे दिया है तो साला कौन सा फ्री में दे दिया, पैसा नहीं लेगी, ब्याज का नहीं लेगी पैसा है। धनिया भला ये कब सुनने वाली थी, क्या बोल दिया, रुपए खैरात दिए थे, बड़ी खैरात देने वाली, सूद महाजन भी लेगा, सूद तुम भी लोगी, एहसान खाएगा। दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता, हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे तुम्हारे। है नौरी को भी मौका मिल गया गीत गाने का, 200 दे दिए, 200 दे दिए। पर कुछ भी कहो, उपन्यास में आनंद तो नौखे नाम नहीं लिए हैं। क्यों? और उसके बारे में क्या सोच रहे हो, झिंगुरी सिंह जिसकी बहुएं घूंघट करती है। और प्रेमचंद ने क्या मनोविज्ञान पकड़ा है कि घूंघट की आड़ में क्या होता है, इन्हें क्या मालूम। अब गांव में इतना लंबा लंबा घूंघट काटा रहा, इतना लंबा लंबा नहीं, घूंघट तो इतना ही काट लेना चाहिए भाई, थोड़ी छुप जाए, चिबुक सौंदर्य छिप जाए भाई। क्योंकि चिबुक सौंदर्य पर एक बार नायक रिझ गया था बिहारी का, डाडे ठोरी ठोड़ी गाड़, नैन बटोही मारी, चिलक चौंद रूप ठग, हांसी फांसी मारी। ये दिख गया ना
तो घूंघट इतना ही काटो कि ये ठुड्डी छुप जाए, तो किसी का दिल किस पे आएगा? ठुड्डी तो छुपा ली, यहां तक छुपा लो, यहां तक घूंघट करती हैं गांव की महिलाएं। वाह क्या संस्कारवान है। और उसके बाद मुंह से फूल बरसाती है, निपुता तू मर जाए, तू फला हो जाए, तू सड़ जाए, तो क्या फायदा हुआ घूंघट का? आत्मसम्मान का संबंध तो मन से है, चेहरा छुपा लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और मुखड़ा क्यों देखे दर्पण में, पाप तो तेरे घट में। अच्छा, मुखड़ा देखने के लिए कंघी और दर्पण कौन लाया, किसको लाया? गोबर लाया, जुनिया को लाया? तो बिल्कुल मेरा पाठ पढ़ाना सफल हुआ। अब ऐसी बातों को भी तुमको पता है। तो सोना के लिए क्या माल आया? चप्पल। और रूपा के लिए क्या आया? गुड़िया आई, वो चप्पलों के लिए रूठ गई कि मेरे को भी चप्पल आए। और साड़ी भी तो आई थी धनिया के लिए, मिठाई का भी तो डिब्बा था। देखो भाई, 29वें वाले में तो एक तो ये पंक्ति रेखांकित कर लो आप कि मगर जब हम, नेकी करना अच्छी बात है मित्रों, अच्छी बात है, करनी चाहिए नेकी, लेकिन नेकी का ढिंढोरा करोगे तब तो बकवास है। देखो, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी वो हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, और बाहर निकल जाए तो बदी है। नेकी और बदी एक दूसरे का विपरीत है। नौरी चारों तरफ ढिंडोरा पीट रही है, क्या पीट रही है? बेचारा हौरी बड़ी मुसीबत में था, बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन पे रख रहा था, मैंने उसकी दशा देखी, मुझे दया आई। धनिया से तो जी चलता था, अब रैंड रांड तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती है। देख लो बेचारी सबका भला चाहती है, पर गाली सबकी सुनती रहती है धनिया। और मित्रों इसमें आगे चले जाओ, भोला दुखित स्वर में बोला, जब औरत को बस में रखने का बूता ना था, पूरा लपेटा है, पूरा लपेटा है? भोला को भी लपेट लिया, तेरी घरवाली कैसी लाया है तू? क्या कहा? जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की थी? इस छिछालेदर के लिए। क्या सोचते थे कि वे आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर के पिलाएगी, जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी में सुख उठाया हो। तू तो बुढ़ापे में लाया है, तेरी कैसे सेवा करेगी? मेरी समझ में यही नहीं आता तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। अरे तो बेचारा पगलाया हुआ था ब्याह के लिए, कैसे ब्याह हो जाए? इन धनिया के गांव की मेहरिया की सोच रहा था। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ान से उसका सिर काट लो। देख लो, फांसी हो जाएगी तो फांसी बढ़िया इस जीवन से। तो छिछालेदारी हो रही है तेरी, नौखे राम की बनी हुई है, तेरी बदनामी हो रही है। अब पूरा एकदम जो है, बहुत गीत गा रही है कि मैंने धनिया को इतना दे दिया उतना दे दिया। तो ये सब बातें हुई है भाई, और भोला के खून में स्फूर्ति आ गई। तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 वर्ष तो जियोगे नहीं, समझ लो इतनी उम्र थी, चढ़ा दिया बांस पे, अब कुछ करेगा क्या? हौरी ने फटकार दिया जोर से, चुप रहे। बड़ी आई वहां से सतवंती बन के, जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं है, आदमी क्या रहेगा? बात तो सही है, बात तो सही है भाई। तुम वो अपनी मनमानी करेगी तो कौन रोक लेगा? चिड़िया तक भी नहीं रहना चाहती पिंजरे में, तुम उसे छोड़ दो बोला, और समझ लो जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ, राम का नाम लो, जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम्हें और क्या मिल पाएगा? तो किसने अच्छे समझाया उसको? धनिया ने की हौरी ने? हौरी ने। धनिया तो लगा काट काट उसके गड़ा से काट तो सर।
भोला नौरी को छोड़ दे, असंभव, छड़ गया बांस पे भाई। नौरी की समय नौरी इस समय भी उसकी और रोज भरी आंखों से तरेड़ती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा, हल हो गया अपना। ये पंक्ति रेखांकित कर लेना कि चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं है, आदमी क्या रहेगा। इसके बाद में यह एक नौहरी है और यह एक चमारिन सिलिया है। यह एक नौहरी है, ये देखो भाई, एक तरफ तो ये नौहरी है और एक तरफ ये चमारिन सिलिया है। देखने सुनने में उसे लाख दर्जे अच्छी है। कौन? सिलिया। हाँ, चाहे दो को खिला करके खाए, राधिका बनी घूमे, लेकिन मंजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी हुई है। किसके नाम पर बैठी हुई है? एक निष्ठ प्रेम करती है। कैटेगरी पे मत जाना। मतई माने माता दीन। देख लो भाई, राधा बनी हुई है अपने कान्हा की, चाहे कान्हा राधा को पूछ तक भी नहीं रहा है, और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज हौरी की दशा होती ऐसी, तो उसकी मौत की कल्पना से हौरी को रोमांच उठा। धनिया की मृत्यु मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी। किसके लिए आ रहा है ये? धनिया के लिए। जबान की तेज पर मौन सा हृदय, पैसे पैसे के लिए प्राण देने वाली, पर मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाली। जवानी में भी वो कम रूपवान नहीं थी। कौन? धनिया। करो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, किसके चरित्र के बारे में बताया है? धनिया के बारे में। आज धनिया की देह ढल गई है, 36वां साल ही तो था शुरुआत में, लेकिन बहुत सुंदर हुआ करती थी वो भी। जब तो कह रहा हूं मैं तुमसे कि तुम सेल्फी ले लो, अपनी फोटो वोटो ले लो, सेल्फी ले लो। फोन की मेमोरी भर गई तो दूसरे फोन से ले लो, क्योंकि 20 साल बाद तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये तुम थे। अभी जो सूरत लग रही है ना इतनी अच्छी अच्छी सी, ये सब, ये जो काना दिख रहे हैं ना, सब भैरवा बन जाएंगे, और ये जो दिख रही है ना रूपवान, ये सब सूर्पणखा का अवतार बन जाएंगे। हैं? अभी खुश हो लो, अभी खुश हो लो, और बहुत अमीर हो तुम, क्योंकि तुम युवा हो। युवावस्था से बड़ी अमीरी कुछ नहीं है। हाँ, आए शरीर में कितनी ताकत है, किसमें लात मारूं, अभी गिरा दूं है, बाद में आयोडेक्स लेके डोलोगे हड्डियों के लगाने के लिए। चलो मित्रों, अब जरा देखना कि किस प्रकार से सिलिया ने हौरी के यहाँ आश्रय ले रखा है, और वो निकम्मा इसका जो जमाई है मथुरा, उसकी एंट्री होती है। देखना भाई, वो केवल मतई की है, मतई की। हौरी को कहते कैंप में काम करने जाना पड़ा। हौरी को देखना भाई, सुनो, चलती थी तो रानी से लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। किसको? धनिया को। रानी किसी चाल थी उसकी। यही पटेश्वरी और झिंगुरी जब जवान थे तो दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। ये तो सब तैयार बैठे हैं तो हाथ, हाय मेरी रानी, इनको ऐसी लगती है दूसरों की रानी, और खुद की रानी तो हो गई कहानी। दोनों लाला और झिंगुरी का नाम आया है, पटेश्वरी और झिंगुरी का। द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। हौरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाने ना पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी, पाला पड़ गया था, खेतों में भूसा तक नहीं हुआ था। लोग जड़ बेरिया खा खा करके काटते थे, बेरी के बेर। हौरी को कैथ के कैंप में काम करने जाना पड़ता था उन दिनों, जब उसकी शादी हुई थी। कौन सा कैंप? कैथ के कैंप में। और 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली रहती थी, कभी किसी ने उसी किसी की 6 लाख की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ दिया था तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। एक बार किसने छेड़ दिया था धनिया को, तो पूरी पटवारी पना निकाल दिया इसका।
और असली तो झुनिया ने काम किया था उस विप्र को, जिसने रूप का दान मांगा और दे दिया दान बाल्टी सहित पूरे दूध का। दे मारा, उसके टांग वांग टूटी मिली। अगले दिन पत्नी आई, जी क्या हुआ? बोले स्लिप डिस्क हो गई। तो सहसा उसे माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगा है, मानो भगवान का असली भगत है। ऐसे ही माता दीन भरे पड़े समाज में। रंगा सियार, ऐसे ब्राह्मण को कौन नमस्कार करेगा? माता दी ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया, हो रही अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। तुम्हारा दाहिना तो, दाहिना कौन है? बैल। हौरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ फेरकर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई? जी तो चाहता है इसे पिसिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको यमराज ही पिसिन दे तो मिले, क्योंकि ऐसे हम निकाल नहीं सकते ना। आप तो, और माता दीन जो है वो क्या कर रहा है? माता दीन 1 महीने से मलेरिया में बढ़िया है, इसको सही काम मिल गया, ज्वर में पड़ा रह रहा है। इसका ज्वर जिस दिन से आ गया, जिस दिन इसकी हड्डी आई मुंह में, एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी बेचारे की। नाड़ी छूट जाना होता है ना, बोलो वो डिग गई, क्या बोलते हैं, बोलो पेट वेट में दर्द होता है तो फला डिग गई, ढेका डिग गई। 4 पाई से नीचे उतार दिया गया तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिल गया। लग तो रहा है इसको। उसने सिलिया को घर से निकाला, तब वे गर्भवती थी, भाई ध्यान देना, ऐसे नहीं निकाला है घर से, बढ़िया तरीके से निकाला है। अब बेचारी बताओ, आधी औरत रह गई, वो इतनी बुरी हालत में निकाला है। गर्भवती महिला को कोई निकालता है क्या? उसे तनिक भी दया नहीं आई, पूरा गर्भ लेकर के वो मंजूरी करती रही। अगर धनिया ने इस पर दया नहीं की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है बेचारी, बताओ। लग तो रहा है इसको। फिर उसने क्या किया, सिलिया को हौरी के द्वारा 2 रुपए देने के लिए बात चलाई, तो हौरी ने कहा कि तुम ही जाकर क्यों नहीं देते? माता दी ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो, मैं तो कौन से मुंह लेकर के जाऊंगा, पता नहीं मुझे देखेगी भी कि नहीं, जो भी है। और देखो साहब, तुम तो आगे चलो, कितनी बढ़िया प्रकृति का चित्रण है। कार्तिक की रूपली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई थी। सिलिया घर से निकली थी, वह सोना के पास जाकर ये सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता, अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली, नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी, मांझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बाहर जा रहा था। एक क्षण वो तो सुनाएगी कि अब मेरा माता दीन जो सुधर रहा है ना, या दूसरा माता दीन बैठा मिलेगा है। एक क्षण में खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में देखा कि ज्यादा पानी तो क्या होगा, इस उल्लास के सागर के सामने नदी चीज ही क्या है। पानी पहले तो घुटनों तक था, कमर तक आया, फिर गर्दन तक आ गया। सिलिया डरी कहीं डूब ना जाए, कहीं कोई गड्ढा न आ जाए, तो उसने जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं है? उसे तैरना आता है, लड़कपन में इसी नदी में कितनी बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है, फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। ये हालत है। गिद्धड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। सोना के पास जा रही है तो सोना आसपास की तो गांव में है, बीच में नदी पड़ रही है कि भाई उसको सुनाऊंगी समाचार, बड़ा अच्छा है। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा कि मथुरा क्या कहेगा। मथुरा कौन है? सोना का हस्बैंड। उसके घर वाले क्या कहेंगे? सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गई, तू क्यों आ गई, ये रात में पहुंच गई वहां, पागल है ये, भावनाओं में बह गई है। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरेआम ऐसे सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया, सब सो गए थे। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ ने खुलवा सकी। लोग इसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला। मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास? सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया, समीप आकर बोली, मैं हूं सिलिया। सिलिया इतनी रात गए कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ सब कुशल है जी, घबरा रहा था, सोचा चलू सबसे भेंट करती आऊं, दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी
खा करके आई है। और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया, बरोठे में अंधेरा था, सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। देख ले बदमाश बैठा है ना। सिलिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया, रोब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे से छोटे बहनों ही हो, समझ लो, मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता क्या। मथुरा ने, आज जो भी है, क्या मैं सोना से सुंदर हूं, अपने भाग नहीं बखान देगी, इंद्र की परी आ गई है, तो यही सब था। अब मथुरा कोई लंपट तो नहीं था और सोना से उसे प्रेम भी नहीं था। इस वक्त अंधेरा और एकांत में सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो गया। कुल मिलाकर के वो बोल रही है कि तुम्हारे पैरों पड़ता हूं सिल्लो, उससे ना कहना, जो सजा दो मुझे दो। सिल्लो को भी दया आ गई और मुंह पे हल्की चपत लगाई, चल पगला, इसकी सजा यही है कि फिर दोबारा ऐसी शरारत ना करना, ना तो किसी से करना, सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी नहीं तो। मैं कसम खाता हूं सिल्लो, ऐसा ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज में याचना थी और उसको जो है शर्म है। सिल्लो ने क्या कहा, अच्छा, सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस आवाज देह से कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बात करते हो वहां। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। अब वो सोना कुछ और समझ जाएगी, रात में आई है, मेरे पति से काना फूसी कर रही है, नदी तैर के आई है, अब मजा चखाएगी इसको। तो सिल्लो भी पीछे पीछे आ गए। कुल मिलाकर के फिर जो है भारी मामला में झगड़ा हुआ। हुआ तो होना ही था, बढ़िया है। और परिणाम ये हुआ, सोना उठकर आंगन में आ गई मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली, जो कि बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, कौन जाने जो भी है। कुल मिलाकर के मामला बेकार रहा और सिल्लो सिल्लो